बच्चों, आज आपको कृतिका कक्षा 9 के पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग, जिनका जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ था। श्रीमती मृदुला गर्ग ने अपनी संघ की औरतों के बारे में इस चैप्टर में बताया है। पाठ का नाम है, उससे ही समझ में आता है कि इसमें औरतों के बारे में बताया गया होगा। उन्होंने अपने दादी, नानी, परदादी और अपनी बहनों के बारे में इस पाठ में लोग विस्तृत व्याख्या की है। सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया है। उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, पारंपरिक है। वे अनपढ़ भी थी, पर्दा नशीं थी और स्वतंत्रता की भावनाओं से ओतप्रोत थी। हालांकि उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि नानी की मृत्यु माता के विवाह के तुरंत बाद ही हो गई थी, जल्दी हो गई थी। इसलिए इनके जन्म से पहले हो जाने के कारण नानी के बारे में केवल अपनी माँ से सुना था। क्या सुना था कि उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, एक प्रकार से गाँव में रहने वाली अनपढ़ थी और पर्दे में रहने वाली थी, पारंपरिक थी, अपने रीत रिवाजों को मानने वाली थी। लेकिन उनका विवाह एक ऐसे पुरुष से हुआ जो विलायती परंपरा के हिमायती थे। कहने का मतलब यह है कि नाना जो थे वो विलायती रंगे हुए थे। यह बात नानी को कुछ हद तक अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नानी का संबंध केवल उनका और जो है नाना का कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए होता, तो उनसे खुलकर भी बातें नहीं करती थी, पर्दे में रहती थी। पर्दे में रहने का मतलब ये नहीं है कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। पर्दे में रहने के लिए जो लेखिका की नानी थी वो स्वतंत्रता की भावनाओं से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस समय देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जोरों पर था और हर कोई यह चाहता था कि वह भी अपनी देश की इस आज़ादी में सहयोग करे। अब नानी के पास ऐसा कुछ साधन नहीं था, पर्दा नशीं थी, पारंपरिक थी, घर के बाहर भी नहीं जाती थी, लेकिन हृदय में जो भावना थी वह देशभक्ति की भावना थी। और वो देशभक्ति की भावना समझ में तब आती है जब उन्होंने देखा कि अब वह मृत्यु के नजदीक आ रही हैं, मृत्यु हो जाएगी और उनकी बिटिया का विवाह कहीं ऐसा ना हो किसी साहबजादे से कर दिया जाए। जहाँ हिंदुस्तान में उस समय जो है क्रांतिकारी भावना पनप रही थी, तो ऐसा ना हो कि विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाए जहाँ पर ऐसा वातावरण न हो। इसके लिए उन्होंने थोड़ा विचार किया और अपने के मित्र प्यारे को बुलाया और उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से हो जो साहबजादे परंपरा से भिन्न हो। पति ने भी उनकी भावनाओं का सम्मान किया और मित्र ने भी भावनाओं का सम्मान करते हुए वास्तव में माँ का विवाह ऐसे ही एक व्यक्ति से हुआ, ऐसे ही पुरुष से हुआ जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया। माँ का विवाह हो जाने पर माँ जो है थोड़ी शारीरिक रूप से कमजोर भी थी, अधिक उम्र भी नहीं थी, इस वजह से अधिकतर वो बीमार रहती थी। लेकिन दादी की यहाँ माँ का पूरा सम्मान होता था और दादी भी इस विचारधारा की नहीं थी कि नहीं बहू आई है तो सब कुछ उसी से करवाना है। दादी जो है बहू का बहुत ध्यान रखती थी, हर छोटी बड़ी बातों पर उनकी राय ली जाती थी और ऐसा भी काम नहीं दिया जाता था जो वो ना कर सके। इस प्रकार से माँ का जो है अधिकांश समय साहित्य चर्चा और संगीत में बीतता था। माँ जो है आजकल की जैसे होती हैं उसी विचारधाराओं से जुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो केवल अपना पूरा समय अपनी सास ससुर की सेवा में बिताएं, पति की सेवा में बिताएं या अपने बच्चों को अधिक लाड करें। उसका ये भी कारण था कि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहती थी। अस्वस्थ रहने के कारण बच्चों की वो अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाती थी। तो बच्चों की जो देखभाल है वो अधिकतर दादी करती थी या घर की और देवानी जेठानियाँ करती थी, नहीं तो पिता करते थे। इस
से बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करता था, अर्थात हर छोटी बड़ी बातों में उनकी राय ली जाती थी, जुबानी राय जिसको कहते हैं। दूसरी बात, माँ की सबसे अच्छी आदत थी, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। कभी झूठ ना बोलने से सभी उनको सम्मान देते थे। कभी भी झूठ ना बोलने के साथ साथ दूसरी एक खास बात थी कि वो दूसरों की गुप्त बातों को अपने तक ही सीमित करती थी। कहने का मतलब यह है कि बहुतों की आदत होती है वो दूसरों की बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं, इसकी बात उससे, उसकी बात इससे, ऐसे कुछ भी नहीं करती थी। इस तरह से उन्हें अपने घर का भी सम्मान मिलता था और बाहर वालों का भी सम्मान मिलता था। यह सबसे अच्छी आदत है कि किसी की बात को अपने तक ही सीमित रखना, उसकी बात दूसरों तक ना पहुंचाना। अगर हम कहें कि सरल शब्दों में एक प्रकार की चुगली करना, उस आदत से वो बिल्कुल अलग है। अब आता है दादी की बात। आपको पहले ही बताया था मैंने, जो लेखिका की दादी है वो अत्यंत समझदार है, इसलिए वो जानती थी कि इनकी माँ से किस प्रकार पेश आना है, किस प्रकार का व्यवहार रखना है। वो कमजोर है तो नहीं उनसे सब पता चले ऐसे बड़े भारी काम करवाओ जिससे वो थक जाए। हाँ, एक बात जरूर थी, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से होने के कारण घर में माँ को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। खादी की साड़ी जाहिर है थोड़ी भारी होती थी और इस वजह से माँ का अधिकांश समय तो अपनी साड़ी ही ठीक करने में और पहनने में लग जाता था। उस ढंग से उसको संभाल नहीं पाती थी, लेकिन ये परंपरा थी, इस वजह से उन्हें वो चीज है माननी पड़ती थी। दूसरी बात यही है कि घर जो है दादी के हिसाब से क्रांतिकारी होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक नहीं कहता था, सब अपने अपने तक ही सीमित रहते थे और कोई किसी की बात में हस्तक्षेप भी नहीं करता था। हाँ, जरूरी समझी जाती थी तो एक दूसरे की राय मानी जाती थी। अब आता है परदादी की कहानी। दादी तो थी ही और परदादी उनसे भी एक कदम ऊपर थी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ परंपरा और अंधविश्वास बहुत ऊपर थे, हर कोई अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। बहुत कुछ ऐसी बातें थी जैसे लड़कियों का होना अच्छा नहीं माना जाता है और जो है कई ऐसी भावनाएं जिसमें कि महिलाओं का विरोध किया जाता है। इस सब चीजों से दादी जो है ऊपर की। सबसे पहली बात वो एक प्रकार से वो गैर पारंपरिक थी। पारंपरिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ा होना बिल्कुल गलत है। तो पर दादी अंधविश्वासों से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, अपरिग्रह के नियम को मानने वाली। अपरिग्रह मीन्स होता उतना संचय जितना की जरूरत है। जैन परिवार में ये परंपरा है कि वही आदमी उतना ले जितनी की उसको जरूरत है। हालांकि अब इस परंपरा से लोग भिन्न हो गए हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर इस परिग्रह वाले अपरिग्रह के सिद्धांत को हम मानते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं, क्योंकि तब हमको लगता है कि हमें क्या चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। जब एक वस्त्र फट जाएगा तो हमें दूसरा वस्त्र धारण कर लेंगे। इससे क्या है कि कंपटीशन की भावनाओं से भी थोड़े दूर होते हैं और विचार कुछ होते हैं। तो वास्तव में परदादी के विचार आपको मैंने पहले ही बताया बिल्कुल भिन्न और अलग थे। महिलाओं का सम्मान करती थी और ईश्वर में विश्वास रखने वाली थी। अपरिग्रह वाली तो थी ही, साथ में ईश्वर की ऐसी मान्यता कि लोग कहते हैं कि जो दादी परदादी हमारी मानती है वो पूरा ही होता है एकदम। ईश्वर कभी भी उनकी बात को नकारता नहीं था। इस सिद्धांत को विश्वास रखती थी और वास्तव में वो ईश्वर उनकी पूजा भी करता था। और इस सिद्धांत के तहत आप लोगों को एक कहानी बताते हैं कि जब माँ का विवाह हुआ तो जाकर ईश्वर से मन्नत मांग ली, क्या कि मेरी बतोरू के पहली संतान बेटी के। यह जो है आज के भी जमाने में और पहले के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा गैर पारंपरिक लोगों को आश्चर्य। दादी ने ऐसी मान्यता क्यों की?
भगवान से ऐसी बात क्यों कही? और ये भी बात है कि भगवान से उन्होंने मांग किया तो ईश्वर जरूर उनकी बात पूरी करेगा। लोगों ने विचार किया, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ लड़कियां नहीं थी, तो ऐसा भी नहीं था भाई, बहनें थी, बुआ थी, सब थी, लड़कियों की कमी भी नहीं थी कि दादी ने बहुत दिनों से सोचा होगी और दादी ने कि कन्यादान का उन्हें प्राप्त करें, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने मन्नत मांगी और हुआ भी यही। फिर एक नहीं 5 लड़कियां आई साथ, एक तरीके से एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। ऐसी तो दादी की जो है परदादी की मन्नत रही। और सबसे बड़ी बात और परदादी की खास बात, फिर दूसरों के विचारों में परिवर्तन लाने क्या कि जैसे मैंने अभी बताया, लोग उस समय महिलाओं का आदर सम्मान नहीं करते थे, भ्रूण हत्याएं हो रही थी, तो भी परदादी ने जाना कि नहीं, हमें महिलाओं का सम्मान करना है, इस वजह से इस मान्यता को उन्होंने माना। दूसरी बात यह है कि दूसरों के विचारों में परिवर्तन होना यह आसान बात नहीं, लेकिन दादी के मन में जो विचार होते थे वो खोलकर उसको व्यक्त कर देती थी और दूसरा भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता था। ये कहानी है कि एक बार दादी के पड़ोस में ही कोई विवाह प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, सभी लोग पड़ोस में गाने बजाने में चले गए, दादी को अकेले छोड़ गए सोता। एक लोग घर में भी रहते हैं, वैसे भी एक बड़े बूढ़े लोग हैं, घर में रहते, वो जानते कि वहाँ शोरगुल में कहाँ जाएंगे। दादी सो रही थी। सभी लोगों को मालूम था कि दादी का सीधा संबंध ईश्वर से है और इस वजह से कोई भी जल्दी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। चोर आया एक, उसने सोचा कि खाली है, आज चोरी करने का अच्छा मौका है। उसको क्या मालूम था कि जिस कमरे में वो दादी सो रही है उसी कमरे में वो पैर रखेगा। दादी की नींद खुली तुरंत ही, बूढ़े लोगों की नींद जल्दी खुल जाती है। आहट हुई, उन्होंने खुली, उन्होंने पूछा कौन है? उसने कहा मैं चोर। दादी बोली चोर? उसने कहा हाँ। कुछ नहीं। दादी ने कहा कोई बात नहीं, आओ और मुझे एक लोटा पानी पिला दो, बाहर के रूम में से ले आना। पानी नहीं, वो गया बेचारा, बोला मैं चोर हूँ, अब मेरे हाथ का पी नहीं। दादी कुछ नहीं बोली। फिर वो गया चोर, पानी ले आया और दादी ने उस पानी को पी लिया। बाद में उस चोर को भी वही पानी पिला दिया और चोर को अपना बेटा बना दिया और चोर से ये कहा कि अब बेटा तुम चाहे चोरी करो या मेरे यहाँ खेती करो, तुम हमारे बेटे के समान हो गए, क्योंकि एक लोटे से मैंने और तुमने पानी पिया। कहने का मतलब ये है कि हम चाहें तो दूसरों के विचारों को भी अपने द्वारा बदल सकते हैं। वह चोर भी दादी से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में वह इन्हीं के घर में खेती करने लगा। लेखिका की परदादी की मन्नत का असर यह हुआ कि लेखिका के घर में एक के बाद एक 5 बहनें धरती पर आई और बाद में एक छोटा भाई राज्य उत्पन्न हुआ। लेकिन परदादी जिस प्रकार गैर पारंपरिक थी, उसी प्रकार लेखिका की कोई भी बहनें अपनी लड़की होने के कारण हीन भावना का शिकार नहीं हुई। परंपरा में रहना भी जरूरी है, लेकिन परंपरा से कभी कभी लीक से भी हटा जा सकता है। तो इस प्रकार से 4 बहनें लेखिका की जो थी, किसी को भी अपनी लड़की होने के कारण किसी प्रकार से हीन भावना का शिकार नहीं होना। लेखिका की जो और 4 बहनें हैं उनका परिचय आप लोगों को दे दूँ, जिसमें कि पहली मंजुल भगत, जिनका घर का नाम रानी था। दूसरी स्वयं लेखिका। कहने का मतलब ये है कि लेखिका जो है वो दूसरे नंबर की थी और दादी की जो मन्नत थी वह पहली लड़की मंजुल भगत, जिसके नाम घर का नाम रानी था, उनके लिए। दूसरी नंबर पे लेखिका थी, तीसरे नंबर पे गौरी थी, चौथे नंबर पर रेणु थी और 5वें नंबर पे अशला और फिर लेखिका की 3 बहनें
प्रतिभा के कारण साहित्य जगत से जुड़ी और जो है चारों जो है इस प्रकार से लेखन कार्य को समर्पित। चित्रा और रेणु ये दोनों नहीं। उसका कारण यह था कि चित्रा ये कहती थी सब लोग घर में अगर लिखने लगेंगे तो कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, इस वजह से वो नहीं लिखती। अब आप लोगों को परिचय देते हैं। मंजू भगत, घर का नाम जिनका रानी था, उन्होंने विवाह के बाद जो है लिखना शुरू किया। जब घर में देखा होगा कि समय बच जा रहा है और उसका किसी प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, योग्यता भी है, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। मृदुला गर्ग ने भी विवाह के बाद लिखना शुरू किया। हालांकि मृदुला गर्ग के घर में जो है वातावरण उस प्रकार का नहीं था। इनका भी घर का नाम उमा था और मृदुला गर्ग नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया, तो उसका थोड़ा फायदा भी हुआ। लेखिका कहती है कि मुझे हिंदी आलोचना से दो चार ना होना पड़ा। कहने का मतलब ये होता है कि लोग जब कोई लिखता है और जो दूसरा पढ़ता है वो उसमें चार कमियां निकालता है, तो मृदुला गर्ग के लेखन में कोई कमियां निकालने वाला नहीं था। हालांकि इनका परिचय भी और देखें। तीसरे नंबर पे आती हैं जिनका नाम गौरी है और बाहर का नाम चित्रा है। वो थोड़ी अलग विचारों वाली थी। उनका यही कहना था कि सब लोग लिखेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन, इसलिए वो सबकी रचनाओं को पढ़ने में ही विश्वास करती थी। चौथे नंबर पर रेणु थी, जो बिल्कुल ही स्वतंत्र विचारों वाली, अलग ही स्वभाव वाली, जो उनके मन में आता था वही करती थी। किसी के कहने पर वो कुछ भी नहीं करती थी। वो सामंत शाही से दूर थी। कैसे सामंत शाही कि अर्चना और रेणुसा स्कूल जाती थी, गाड़ी जाती थी, लेकिन अर्चना तो गाड़ी में बैठकर आ जाती थी और रेणु पैदल ही पैदल दोपहरी में घर आती थी। घर के लोग परेशान रहते थे, रसोईया भी थोड़ा परेशान रहता था कि उसको भी उतनी देर तक रुकना पड़ता था, लेकिन रेणु को कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो कहती गाड़ी में जाना एक सामंत शाही का प्रतीक है, उससे वो दूर होती थी। चुनौतियों को वो स्वीकार करती थी। कोई भी किसी प्रकार की चुनौती हो उसको किसी प्रकार से जो है स्वीकार करना अच्छा लगता था। चुनौतियों को वो स्वीकार करना पसंद करती थी। साथ में इम्तहान देने से उनको परहेज था। इम्तहान देने से परहेज का मतलब पढ़ती तो थी लेकिन इम्तहान देना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहती है पढ़ना जरूरी है, इससे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, लेकिन इम्तहान से क्या फर्क पड़ता है। वो बीए करने को भी तैयार थी। पिताजी ने बहुत कहा कि बीए कर लो। उन्होंने पिताजी से कारण पूछा। उन्होंने कहा भाई अच्छा विवाह हो जाएगा, तुम अपने सेल्फ डिपेंड हो जाओगी, कमाने लगोगी। लेकिन चित्रा को, रेणु ये सब चीज़ें कुछ भी पसंद नहीं आती थी, तर्क नहीं। अंत में वही सिद्धांत अपनाया है कि नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए कर लो, और वास्तव में बेमन से उन्होंने। पांचवें नंबर की बहन अचला, वो थोड़ी अपनी बहनों से अलग थी और पिता के कहने पर उन्होंने अर्थशास्त्र या फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और पिता के ही पसंद से उन्होंने अपना विवाह किया। शादी के 30 वर्ष की अवस्था में शादी करने के बाद एक प्रकार से 30 वर्ष की अवस्था आते आते उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। हाँ, थोड़ी अलग होने की वजह से उन्होंने हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। अर्थात सभी बहनें अपने अपने टैलेंट के अनुसार अपना जो है लेखन कार्य करती थी और साहित्य को समर्पित थी। फिर आइए उनका चौथा भाई राजीव, उसने भी अपनी परंपरा को निभाते हुए उसने भी लेखन का सहारा लिया। विवाह के पश्चात लेखिका ने अपने को केवल साहित्य जगत से ही न जोड़कर
बल्कि समाज सुधार के कार्यों में भी अपना अधिकांश समय लगाया, क्योंकि लेखिका के ससुराल का माहौल बहुत कुछ उनके अनुकूल नहीं था। फिर भी परंपरा को निभाते हुए थोड़ा अपने को बदलना यह लेखिका की आदत थी और कुछ उसके जिद्दीपन का स्वभाव भी था। इस प्रकार विवाह के पश्चात लेखिका ने समाज सुधार के कार्यों में भी बहुत कुछ सहयोग किया। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर में आना पड़ा। यह एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पर्दा प्रथा अपने चरम सीमा पर थी। लोग अपने पति के साथ भी निकलना पसंद नहीं करते थे। औरतें जो है अपने घर में रहना पसंद करती थी। ऐसे में लेखिका को लगा कि इन महिलाओं को समाज के सामने लाना चाहिए और हर महिला जो है चाहती भी है, लेकिन कुछ अपनी परंपराओं के कारण वो थोड़ी दबी रहती है। तो लेखिका ने देखा कि उनमें योग्यता भी है, तो उसने ऐसी महिलाओं को जो घर में रहती हैं, केवल चौका चूल्हा तक सीमित हैं, उन महिलाओं को अपने अनुकूल किया, जागृत किया है और 4 साल तक उनको ऐसा बना दिया कि वो केवल अपनी ही मर्दों के साथ नहीं बल्कि गैर मर्दों के साथ भी काम करने को तैयार हो गई। उन्हें नाटकों में अभिनय करवाया उनसे और अभिनय करवाकर धन संग्रह किया उन्हीं के माध्यम से और अकाल महाकोश के लिए उन्होंने धन संग्रह कर दिया। इस प्रकार लेखिका समाज में भी जो जागरूकता की चाहत है लेखिका की, उन्होंने उसको बरकरार रखा। अपने तो सामने आई, साथ में अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। इसके बाद 4 साल वहाँ रहने के बाद लेखिका का जो ट्रांसफर है कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में। बागलकोट की भी वही कहानी, वहाँ भी क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम थी और वहाँ सीमेंट कारखाना था। तो उस समय लेखिका के 2 बच्चे भी हो चुके थे, वो भी पढ़ने लायक हो रहे हैं। तो लेखिका ने सोचा कि एक स्कूल का होना यहाँ जरूरी है और वहाँ कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था। तो लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वो अपने सीमेंट कारखाने की मदद से एक स्कूल खोल दे, प्राइमरी स्कूल खोल दे, ताकि जो है सभी बच्चे शिक्षित हो सकें। लेकिन क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण बिशप ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी और ये भी कहा कि यहाँ जनसंख्या कम है और इसकी भी क्या गारंटी कि ये स्कूल 100 साल तक चल सकेगा। आगे की 100 साल की बात सुनकर लेखिका को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन बात भी उनकी जायज़ थी कि 100 साल तक की क्या गारंटी है। तो लेखिका ने स्वयं प्रयत्न किया और अपने प्रयास के बल पर कुछ लोगों को और इकट्ठा किया, जागरूक किया और उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों भाषाओं को सिखाने वाला स्कूल तैयार किया, जिसमें केवल क्रिश्चियन बच्चे ही नहीं बल्कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। और शिक्षा हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस बात को लेखिका ने सिद्ध कर दिया। सही भी बात है, कोई भी बच्चा अगर क्रिश्चियन नहीं है तो क्या उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं? तो यह सोचकर लेखिका ने यह काम किया और उसको कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इस प्रकार लेखिका अपने जिद्दीपन से, अपनी लगन से अपने कार्य को करने में सफल रही। लगन की इतनी पक्की होने पर भी लेखिका को लगता था कि वो अभी कहीं रेणु से कम है और वास्तव में रेणु से वो कहीं हद तक कम भी थी, क्योंकि रेणु जो है बिल्कुल अलग स्वभाव वाली लड़की थी। वह चुनौतियों को स्वीकार करती थी और जो उसके मन में आता वो करती थी। मैंने पहले भी बताया था कि जब वो अपनी बहन अचला के साथ विद्यालय जाती थी तो अचला तो गाड़ी में बैठ के चली आती थी, लेकिन ये भरी दोपहरी में पैदल खरामा चलती चली आ रही है। किसी के कहने पर वो कह देती थी कि मुझे गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक होता है। इसी तरह कोई उसे चित्र भेंट करता तो वो उसे पसंद नहीं आता, कह देती मैं तो रोज नहाती हूँ। इम्तहान देने से उन्हें परहेज था, BA कर लिया केवल पिता की इच्छा से। इसी तरह 1950 की घटना
एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश हुई, तब रेणु दिल्ली में थी और दिल्ली में आज भी जब बारिश होती है सड़कें भर जाती हैं, नाले पर नाले बहुत जल्दी लबालब हो जाते हैं और वो बारिश जो है थमने का नहीं दे रही थी। दूसरे दिन सबने मना किया कि आज विद्यालय मत जाओ, टेलीफोन भी ठप हो गया, लेकिन रेणु जो है किसी की बात मानने वाली थी। सबने कहा कि बस भी नहीं आई, टेलीफोन भी खराब चल रहा है, इसलिए आज स्कूल नहीं खुला होगा। लेकिन वो यही कह देती कि तुम्हें कैसे मालूम कि स्कूल नहीं खुला होगा, मैं तो जाऊँगी। और वो सब जानते भी थे कि ये किसी की बात मानने वाली नहीं। आखिरकार रेणु पैदल ही जब बारिश थम गई, लेकिन पानी भरा होने पर भी स्कूल गई। बाहर चौकीदार था, वो खुद ही आश्चर्यचकित कि इतनी बारिश में और इतने पानी में ये कैसे आई। और चौकीदार ने जब मना कर दिया तो वो अपने घर पहुँचे। घर में सभी लोगों ने कहा कि बताओ तुम से मना किया था, तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया। रेणु ने यही कहा क्या हो गया भाई, स्कूल गए, स्कूल बंद हुआ, वापस चले आए। तो इस प्रकार से कभी कभी जो है अपनी सनत और जिद के ऐसे कई नमूने लेखिका और लेखिका की बहन के आते हैं, जिसने लेखिका को ऊपर भी उठाया है और समाज में स्थान भी दिलाया है। तो यही कारण है कि लेखिका ने जो ये पाठ लिखा है मेरे संग की औरतें, इसमें लेखिका की नानी, दादी, परदादी, माँ और सभी बहनें प्रशंसा की बात में सब अपने अपने जगह पर अपने व्यक्तित्व को निखारने में अग्रणी रही। हमें भी लेखिका की इस व्यक्तित्व को अपनाना चाहिए और लेखिका के अनुसार उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर तरह से अपने को आगे लाना चाहिए। और यह भी यह पाठ बताता है कि परंपरा को निभाते हुए भी हम किस प्रकार गैर पारंपरिक या लीक से हट सकते हैं। क्योंकि लेखिका की बहनों के ससुराल में बहुत कुछ लेखिका के अनुकूल नहीं था और लेखिका की क्या हाल है कि ससुराल में ऐसा हो सकता है हमारे अनुकूल वहाँ का वातावरण ना हो। लेकिन वहाँ का वातावरण ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम ससुराल में निभा ना सकें। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर चाहें तो उस प्रतिकूल वातावरण में भी अपने को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह व्यक्ति की अपनी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं, उसे भी पढ़िएगा और परीक्षा की अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।